हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र के अंदर कुछ विचारकों के बारे में बात करेंगे जो आधुनिक विचारक हैं, उनकी जो विचारधारा है उनके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे कुछ आधुनिक विचारधाराएं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कौन सी मार्क्सवादी नीति शास्त्र। कौन सी आती है? मार्क्सवादी नीति शास्त्र, मार्क्सिस्ट इथिक्स किसे कहेंगे? तो मार्क्सवादी नीति शास्त्र का आधार क्या? ऐतिहासिक भौतिकवाद। आप इसे याद रखेंगे, मार्क्सवादी जो नीति शास्त्र है इसका आधार क्या? हमारे ऐतिहासिक भौतिकवाद। और ये ऐसा मानता है कि नैतिकता कोई स्वतंत्र तत्व नहीं होती। कि नैतिकता क्या है? कोई स्वतंत्र तत्व नहीं होती, बल्कि आर्थिक ढांचे का प्रतिबिंब होती है। कि आर्थिक ढांचे से देखने पे हमें पता चलता है कि नैतिकता क्या होगी। अमीरों की नैतिकता अलग होती है और गरीबों की नैतिकता अलग होती है। अमीर यदि कोई बड़ा अपराध कर दे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि गरीब यदि छोटा-सा अपराध करते हैं तो उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक ढांचे का प्रतिबिंब होती है हमारी नैतिकता। तो ये कहते हैं वर्ग विभाजन के बारे में बातचीत करते हैं। तो मार्क्स के अनुसार समाज 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बँटा हुआ है। जो हमारे समाज है ये क्या? 2 अलग-अलग और वो भी परस्पर विरोधी वर्गों में बँटा हुआ है। एक वर्ग हमारा बुर्जुआ वर्ग है, तो दूसरा वर्ग हमारा कौन-सा? सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग को हम पूंजीपति या फिर साधन संपन्न वर्ग कहेंगे। बुर्जुआ वर्ग को हम क्या कहेंगे? पूंजीपति या फिर साधन संपन्न वर्ग कहेंगे, जबकि सर्वहारा वर्ग को मजदूर वर्ग या फिर साधनहीन, मतलब जिनके पास संसाधन नहीं है, वो हमारे क्या? सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग कहलाएँगे। अब हम देखेंगे नैतिकता का वर्गीय स्वरूप। क्या नैतिकता के वर्गीय स्वरूप की बात करें, तो मार्क्स ये तर्क देते हैं कि शासक वर्ग जो पूंजीपति है, अपनी सत्ता को वैध बनाए रखने के लिए नैतिक नियम बनाते हैं। नैतिक नियम क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी सत्ता को वैध बनाए रख सकें। और जो हमारे सर्वहारा वर्ग है, वो क्रांति या संघर्ष ना कर पाए, इसलिए वो क्या? नैतिक नियम बनाते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? शाश्वत सत्य कहते हैं कि ये तो शाश्वत सत्य है। वो अक्सर क्या होता है? पूंजीपतियों का हित साधने वाले विचार होते हैं। वो अक्सर क्या होते हैं? पूंजीपतियों के हित साधने वाले विचार होते हैं। फिर हिंसा और क्रांति की बात करें, चूंकि मौजूदा व्यवस्था शोषणकारी क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहा है, इसलिए क्या ये व्यवस्था कैसी है? शोषणकारी है। इसलिए मार्क्स क्या? शांतिपूर्ण सुधार की बजाय, इसलिए वो कहते हैं कि कोई शांतिपूर्ण सुधार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंसक क्रांति होनी चाहिए। अब क्या समय आ गया है कि हमें एक क्या? हिंसक क्रांति करनी है। और उसके लिए वो सब कार्य नैतिक है, उसके लिए वो सब कार्य नैतिक है जो क्रांति में सहायता करते हो और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करते हो। क्या? वर्ग विहीन समाज की स्थापना करते हो और क्रांति में सहायता करते हो, वो सब कार्य नैतिक होते हैं। फिर वो हमारी संस्थाओं का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? संस्थाओं का विरोध करते हैं। उसकी बात करें, जो धार्मिक संस्था है उनकी बात करें, तो मार्क्स धर्म को अफीम मानते हैं। धर्म को क्या? अफीम मानते हैं और अफीम के नशे में कोई भी व्यक्ति गलत सही कार्य जो भी हो करता रहता है, इसलिए मार्क्स धर्म को क्या? अफीम मानते हैं। राष्ट्र और परिवार को ऐसी संस्था मानते हैं जो व्यक्ति को वर्ग संघर्ष से भटकाती है। जो हमारे राष्ट्र के नाम पे, परिवार के नाम पे जो भी कार्य किए जाते हैं, तो ये मार्क्स उनको ऐसी संस्थाएँ मानते हैं जो व्यक्ति को वर्ग संघर्ष करने से भटकाती है। कि परिवार के नाम पे हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए। कई व्यक्ति क्या होते हैं कि मेरी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार और राष्ट्र ये हमें क्या करते हैं? वर्ग संघर्ष से भटकाते हैं। अंतिम लक्ष्य की बात करें तो एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। हमारे मार्क्स जो आदि जो नीति शास्त्र है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, जहाँ पे प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिले। ये उनका अंतिम लक्ष्य था। दूसरा हमारा नीति शास्त्र आता है कौन-सा? न्यायवादी नीति शास्त्र, जिसे फेमिनिस्ट एथिक्स कहते हैं। तो ये विचारधारा इस विचार पे टिकी है। कौन से विचार पे टिकी है? कि पारंपरिक नैतिकता पुरुषों के अनुभवों और उनके दृष्टिकोणों से लिखी गई है। जो पारंपरिक नैतिकता है, ये पुरुषों के अनुभवों और उनके दृष्टिकोणों से लिखी गई है। फिर पितृसत्तात्मक आलोचना की बात करें, किसकी पितृसत्तात्मक आलोचना की बात करें, तो नारीवादियों का ऐसा मानना है कि जिसे हम मुख्य धारा कहते हैं, मेन स्ट्रीम कहते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं? मेल स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि ये जो समाज के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि पुरुषत्व को बनाए रखा जा सके, जिसे पैट्रियार्की कहते हैं, वो बनाए रखा जा सके, पितृसत्ता को बनाए रखा जा सके। इसलिए इसे मुख्य धारा नहीं कहेंगे, बल्कि मेल स्ट्रीम कहेंगे। मेन स्ट्रीम के बजाय क्या कहेंगे? मेल स्ट्रीम। क्योंकि मेल के द्वारा बनाई गई स्ट्रीम है, इसलिए मेल स्ट्रीम कहेंगे। ये तर्क, न्याय और स्वायत्तता जैसे मर्दाना गुणों को महत्व देता है। ये क्या करता है? मेल स्ट्रीम या मेन स्ट्रीम क्या करता है? जैसे हमारे तर्क, न्याय और स्वायत्तता जैसे जो मर्दाना गुण है, उनको महत्व देता है। जबकि हमारे देखभाल और सहानुभूति जैसे जो नैतिक गुण होते हैं, उनको नजरअंदाज करता है। ये कहता है निजी बनाम सार्वजनिक, इनकी लड़ाई के रूप में देखता है कि पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि निजी जीवन जो हमारा घर होता है, इसमें राज्य के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या? जो निजी जीवन ये घर होता है, इसमें राज्य मतलब कोई भी देश में कानून ऐसे नहीं बनने चाहिए
जो हमारे क्या घर के अंदर नियम चलाए, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है। लेकिन नारीवादी ऐसा नहीं कहते, नारीवादी कहते हैं पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, निजी ही राजनीतिक है। उनका ऐसा मानना है कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण कहाँ होता है? चारदीवारी के भीतर होता है। क्या? चारदीवारी के भीतर होता है हमारे क्या? महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण। इसलिए वहाँ राज्य का हस्तक्षेप और कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाओं को शोषण से बचाया जा सके। फिर देखभाल का नीतिशास्त्र की बात करें, एथिक्स ऑफ केयर, तो ये विचारधारा अधिकारों की बजाय संबंधों और जिम्मेदारी पर आधारित नैतिकता की समर्थन करती है। ये विचारधारा क्या करती है? अधिकारों की बजाय संबंधों और जिम्मेदारी पर आधारित नैतिकता का समर्थन करती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे जो कानून है इसी विचारधारा की जीत है, मतलब इसी विचारधारा के आधार पर बने हैं। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? अश्वेत नीतिशास्त्र। अश्वेत नीतिशास्त्र की बात करें जिसे हम ब्लैक एथिक्स कहते हैं, तो ये विचारधारा क्या करती है? ये विचारधारा हमारा नस्लीय न्याय और मानवीय गरिमा इनके पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। ये विचारधारा हमारे किसमें? नस्लीय न्याय मतलब रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है और मानवीय गरिमा मतलब उनको तुच्छ समझा जाता है, जो हमारे रंग में कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब काले हैं, सांवले हैं, उनको रंग के आधार पर उनकी मानवीय गरिमा को कमज़ोर माना जाता है, उनके पुनर्निर्माण पे केंद्रित है। ये क्या करता है? हमारे नस्लीय वर्चस्व का विरोध करता है। इनका ऐसा मानना है कि पश्चिमी नैतिकता ने श्वेत रंग को पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतीक बना दिया है कि गोरा है तो बढ़िया है और अश्वेत को हीनता का मतलब काला है तो सबसे घटिया व्यक्ति है। तो ऐसी हमारी एक क्या कहते हैं प्रतीक सा बन गया है, मतलब एक तरह की सोच बन गई है कि गोरा है तो अच्छा है, काला है तो गंदा है, खराब है, हीन है। तो ये नैतिकता रंग के आधार पर भेदभाव को सही ठहराती है। क्या? अश्वेतवादी जो नीति शास्त्र है ये क्या कहता है कि नैतिकता किस आधार पे तय की जा रही है? रंग के आधार पे, और हमारे रंग के आधार पे गोरा है तो उसकी नैतिकता सही है और काला है तो उसकी नैतिकता खराब है। सांस्कृतिक चेतना की बात करें तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल नारा इस हीन भावना को मिटाने के लिए ही दिया गया था। कौन सा? ब्लैक इज ब्यूटीफुल का नारा इसी हीन भावना को मिटाने के लिए दिया गया था। ये हमारे सौंदर्य के मानक जैसे हमारे फेयरनेस क्रीम होती है, इनकी आलोचना करते हैं जो गोरेपन को रिया बताती है। जैसे एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली पहले, अब इसको बंद कर दिया गया है और उसका फेयर शब्द हटा के फेयर का मतलब गोरा होना, तो फिर आंदोलन किया गया गोरा होना जरूरी नहीं है, तो फेयर एंड लवली का नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। मुक्ति के संघर्ष की बात करते हैं, ये केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का आंदोलन है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सुधारना नहीं है बल्कि पूरे के पूरे समाज की सोच को बदलने का कार्य करना है। ब्लैक लाइव्स मैटर मतलब जो काले लोग होते हैं उनकी जिंदगी में मायने रखती है। तो ये आंदोलन इसी का एक आधुनिक स्वरूप है जो हमारे व्यवस्थागत नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाता है। सामुदायिक गरिमा की बात करते हैं, नैतिकता व्यक्तिगत सफलता की बजाय समुदाय की सामूहिक मुक्ति और सम्मान पर जोर देती है। ये हमारे क्या, ये नैतिकता क्या करती है? व्यक्तिगत सफलता की बजाय समुदाय की सामूहिक मुक्ति और सम्मान पर जोर देती है। तो ये हमने 3 नीति शास्त्र देख लिए, अब चौथा देखेंगे फ्रायड का नीति शास्त्र। फ्रायड का नीति शास्त्र क्या कहता है? जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने नैतिकता की चेतना की बजाय अचेतन मन की संरचनाओं से जोड़ा। नैतिकता को किससे? चेतना की बजाय अचेतन मन की संरचनाओं से जोड़ा, मतलब अनकॉन्शियस माइंड से जोड़ा। और उनके अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व 3 स्तरों पे काम करता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य का व्यक्तित्व 3 स्तरों पे काम करता है। एक तो होता है इड, दूसरा सुपर ईगो, तीसरा ईगो। पहला इड की बात करें, इड क्या है? ये मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, कामुकता होती है, आक्रामकता होती है, ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है। और ये केवल आनंद के सिद्धांत पे चलता है, तुरंत संतुष्टि चाहता है, जैसे मुझे खाना चाहिए, बेहतर खाना चाहिए, बस कामुकता, आक्रामकता, तो ये सब चीजें क्या होती है? व्यक्ति को आनंद देती है। क्या करती है? व्यक्ति को आनंद देती है। और व्यक्ति यदि इड प्रवृत्ति का है, तो वो केवल आनंद लेने की प्रवृत्ति रखता है, आनंद लेने की सोच रखता है। और आनंद भी क्या? तुरंत आनंद की प्रवृत्ति रखता है कि मुझे आनंद भी चाहिए और तुरंत चाहिए। फिर दूसरा होता है सुपर ईगो। क्या होता है? सुपर ईगो। ये सामाजिक और नैतिक नियमों का आंतरिक रूप है। ये क्या नैतिक रूप से जो सही है और सामाजिक रूप से जो सही है, वो कार्य करना पसंद करता है। तो ये व्यक्ति के भीतर एक पुलिसकर्मी की तरह काम करता है, जो उसे गलत काम करने पर अपराध बोध मतलब गिल्ट महसूस कराता है। जिसे हम कहते हैं सुपर ईगो। और ईगो का मतलब है ये इड और सुपर ईगो के बीच का संतुलन होता है, जो वास्तविकता का स्तर होता है। ईगो का मतलब क्या होता है? ये इड और सुपर ईगो को संतुलन करने के कार्य करता है। फिर नैतिकता का संघर्ष की बात करें तो फ्रायड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की सुपर ईगो सशक्त है, क्या सुपर ईगो सशक्त है, तो सामाजिक रूप से अधिक नैतिक होगा और अधिक सफल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदिम इच्छा जो इड है उसको नियंत्रित करना उसने सीख लिया है। तो दमन या कुंठा की बात करें तो हमारे फ्रायड ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि सुपर ईगो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाए तो व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों का अत्यधिक दमन करने लगता है, मतलब संतुष्ट और खुश होना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रोगी या तनाव से ग्रसित हो सकता है। तो ये सिगमंड फ्रायड का नीति शास्त्र था।
अब यदि हम चारों नीति शास्त्र को देखें, जैसे मार्क्सवादी, नारीवादी, अश्वेत, फ्रायड। मार्क्सवादी तो क्या है? इसे मानते हैं पूंजीवाद और वर्गवाद। ये क्या हमारे मुख्य शत्रु हैं। फिर हमारे क्या जो नारीवादी क्या है, पितृसत्तात्मकता को, पैट्रियार्की को दुश्मन मानते हैं। अश्वेत जो नस्लवाद को, फ्रायड ईड को। समाधान क्या मानते हैं? मार्क्सवादी तो कहते हैं हिंसक क्रांति होनी चाहिए और समानता व्याप्त होनी चाहिए। नारीवादी कहते हैं निजी क्षेत्र में न्याय होना चाहिए और देखभाल की जो नीति शास्त्र है, उसको भी महत्व मिलना चाहिए। अश्वेत कहते हैं रंग निरपेक्ष न्याय और आत्मसम्मान, इसको भी है ना हमारे न्याय मिलना चाहिए, यह समाधान होना चाहिए। फ्रायड कहते हैं सशक्त सुपर ईगो होना चाहिए और मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। सशक्त सुपर ईगो हो, लेकिन मानसिक संतुलन भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जरिए हमने आज नीति शास्त्र के जो आधुनिक विचारधारा है नीति शास्त्र की, उनके बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।